सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित विषय है उसमें आपका जो पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, इसको हम पढ़ रहे थे और अनुपात पूरा कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, अनुपात क्या होता है, अनुपात की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट और सभी प्रकार के जितने प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में सेकंड क्लास में हमने देख लिया था। ठीक है, तो अगर वह क्लास आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे लिंक है, यहाँ से जा करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे समानुपात। ठीक है, समानुपात क्या होता है दोस्तों, यह जानेंगे। अनुलोम प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, यह हम लोग जानने वाले हैं और इन पे आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए समानुपात क्या होता है दोस्तों। समानुपात, समान अनुपात, नाम से ही दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। देखिए, अब दो अनुपात बराबर कब होंगे, परिभाषा आप देख लीजिए। यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। मतलब कि अगर चार राशियां आपको ए बी सी डी दी गई हैं, तो अगर जो अनुपात पहली और दूसरी राशि का है, यानी कि ए अनुपात बी जो है, तो वही अनुपात अगर तीसरी और चौथी राशि यानी कि सी और डी का भी वही अनुपात है, मतलब कि दोनों अनुपात अगर बराबर हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे ये जो चार राशियां हैं ए बी सी डी, यह आपस में समानुपाती हैं। ठीक, तो यही होता है दोस्तों समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ए अनुपाते बी बराबर है सी अनुपाते डी को, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को लिखेंगे ए बटे बी भिन्न के रूप में बराबर सी बटे डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इस प्रकार आप लिखिए, चाहे इस प्रकार लिखिए, या फिर समानुपात, जैसे बराबर का चिन्ह ये होता है, इसी प्रकार दोस्तों समानुपात का चिन्ह इस प्रकार होता है। देखिए, ये ऐसे आप समझ लीजिए, ये जो होता है यह समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अनुपात बराबर है ए अनुपाते बी बराबर है सी अनुपाते डी को, तो फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समानुपात को, ये जो अनुपात को इस प्रकार दो बिंदु से दिखाते हैं और समानुपात को चार बिंदु से, ठीक है, चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप समझ गए कि समानुपात क्या होता है। अब देखिए, आपसे पूछेगा, कुछ चार संख्याएं आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह समानुपात में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे संख्याएं दिया गया है 2, 6, 3 और 9, और पूछ रहा है कि ये चारों संख्याएं समानुपात में है या नहीं है, तो किस प्रकार आप निकालेंगे। तो पहली दो संख्या का अनुपात लिखेंगे तो 2/6, अब 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना बचेगा 1/3, यानी कि ये कितना अनुपात हो जाएगा 1:3। इसी प्रकार आगे की संख्या देखिए कितनी है 3 और 9, तो इसे लिख दीजिए 3/9, तो ये बराबर हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए एक बार में और 3 बार में कट जाएगा और ये अनुपात हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पे देखिए जो अनुपात 2:6 का है वही अनुपात 3 और 9 का भी है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो 2, 6, 3 और 9 समानुपात में हैं, यानी कि समानुपाती हैं ये संख्याएं। ठीक, अब एक प्रकार का प्रश्न ये हो गया। अब इसी में दोस्तों आपसे एक प्रकार से और किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए 4, 6, 16 और x समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों चार संख्याएं नहीं दिया है, यहाँ पे 3 ही संख्या दिया है
और चौथी संख्या की जगह x दे दिया है और बोल रहा है कि ये समानुपाती हैं, पहले से ही बोल दिया कि यह समानुपाती हैं, तो x का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो समानुपाती हैं दोस्तों, तो आपको क्या पता है कि पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है वह बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 4/16 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/x के। ठीक, अब इतना लिख लीजिए दोस्तों। अब इसको हमें सरल करके x का मान निकालना है। अब सरल किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इस 16 का गुणा यहाँ ऊपर कर सकते हैं और इस x का गुणा यहाँ ऊपर कर सकते हैं। इसे वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x का गुणा 4 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे x बराबर 16 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 गुणे x है। ठीक, अगर इस 4 को हम लोग दोस्तों बराबर के उधर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। कैसे, यहाँ गुणे में है, यहाँ आके बटे में हो जाएगा और यहाँ क्या था 16 गुणे 3। ठीक, इस प्रकार दोस्तों अब 4 से देखिए 16 कट जाएगा 4 बार में और 4 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 12। तो जो चौथी संख्या होगी दोस्तों यहाँ पे वह होगी 12। ठीक, तो 4, 16, 3 और 12, वह चौथी संख्या 12 थी, तब ये समानुपाती थे आपस में। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब दोस्तों आप समझ गए कि समानुपात होता क्या है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात होता है। अब अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है यह हमको देखना है। देखिए, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं इसको हम, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, तो अनुलोम अनुपात में क्या होता है दोस्तों, देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ाने या घटाने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। अब दोस्तों आपको पता है कि अनुपात में दो राशियां होती हैं। ठीक है, अगर एक राशि का आप मान बढ़ा रहे हैं और दूसरी राशि का भी मान बढ़ रहा है, या फिर उसी राशि का अगर आप मान घटा रहे हैं और दूसरी राशि का भी मान घट रहा है, तो ऐसे अनुपात को हम लोग अनुलोम अनुक्रमानुपाती अनुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आप मान लेते हैं कि आपने 5 पेन खरीदे, ठीक है, और 10 रुपए दिए। ठीक, अब अगर आपको मान लेते हैं 7 पेन खरीदने हैं तो आपको उसी हिसाब से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 14 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप पेन की संख्या घटा रहे हैं, 3 पेन खरीद रहे हैं, तो आपको 6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक राशि की संख्या अगर हम घटा रहे हैं तो दूसरी राशि घट रही है, और उसका मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि जो है उसका मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के संबंध को दोस्तों, इस प्रकार के अनुपात को हम लोग अनुलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। अभी इस पे हम लोग प्रश्न भी करेंगे। अब दूसरे प्रकार का अनुपात देख लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ऐसे समानुपात को जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान घटे या उसी राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े, प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अनुलोम में सीधा सीधा था, अगर घट रहा था तो दूसरा भी घट रहा था, अगर बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था। लेकिन प्रतिलोम में क्या है, प्रतिलोम में उल्टा होगा, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरा जो है वह घटेगा। ठीक, जैसे अभी आप समझिए कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी अगर आप लगा देंगे तो यह दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर आप आदमियों की संख्या घटा देंगे तो यह जो दिनों की संख्या है वह बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दोस्तों, प्रतिलोम मतलब उल्टा हो रहा है, अगर आप घटा रहे हैं तो बढ़ रहा है और बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि जो है वह घट रही है। तो इस प्रकार दोस्तों जो संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो
अब इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों हमें सॉल्व करना, किस प्रकार से हम हल करते हैं, यही हमको सीखना है। तो हमेशा दोस्तों जब भी आपको प्रश्न दिया रहेगा, आप सबसे पहले यही देखेंगे कि संबंध कैसा है, अनुलोम है या प्रतिलोम है। तो देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न है 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको देखना है कि संबंध कैसा है। प्रश्न में कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। आपको दोस्तों प्रश्न से साफ पता चल रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य अगर 60 रुपए है तो 12 पुस्तकें बढ़ रही हैं तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो अगर एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़ रही है तो कैसा अनुपात है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कि अनुलोम है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुलोम अनुपात है। ठीक है, अनुलोम अनुपात है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए 2 राशियां हैं, एक पुस्तक है एक मूल्य है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग पुस्तक लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए पुस्तक पहले हम कितनी पुस्तकें खरीद रहे हैं, 5 पुस्तकें खरीद रहे हैं 60 रुपए में। ठीक, अब 12 पुस्तकें खरीद रहे हैं तो पूछ रहा है कि मूल्य कितना होगा। अब हमें नहीं पता है कितना मूल्य हमें चुकाना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि x। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य आप निकाल लीजिए और उसमें 12 का गुणा कर दीजिए, आपको 12 पुस्तकों का मूल्य मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको किस प्रकार से करना है, यहाँ पे आपको समानुपात का प्रयोग करते हुए करना है। ठीक है, तो देखिए पुस्तक पहले 5, मूल्य 60, फिर 12 पुस्तक। अब हमें नहीं पता कितना मूल्य होगा तो हमने मान लिया x। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों जो भी राशियां लिखी होती हैं उसके बगल में हम लोग तीर का निशान लगाते हैं, एरो का निशान लगाते हैं, जो भी राशियां लिखी हैं उनके बाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीर का निशान हम लोग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अनुलोम अनुपात है, तो दोनों तीर का जो हम लोग निशान लगाएंगे वह एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा। ठीक है, अगर ये देखिए नीचे की तरफ है तो यह भी नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, अब इसी तीर को ध्यान रखते हुए दोस्तों हम लोग इसे ऐसे ही अनुपात में लिख लेंगे। देखिए 5/12 हो जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा 60/x के। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अनुलोम अनुपात है तो इस तरीके से लिखा है, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लिया है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता कि अगर प्रतिलोम अनुपात होता तो एक तीर की दिशा जो है वह बदल जाती। ठीक है, तो पलट के लिखते, चाहे इसको हम लोग पलट के लिखते 12/5 लिखते, या फिर इसको पलट देते x/60 लिखते। ठीक है, तो अभी उस तरीके का भी प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको देखिए। डायरेक्ट ऐसे ही 5/12 लिख लेंगे और बराबर 60/x लिख लेंगे। ठीक, अब इसको हमको सरल कर लेना है। सरल आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 में x का गुणा हो जाएगा और 60 में गुणा हो जाएगा 12 का। ठीक, अब केवल x बराबर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 60 गुणे 12/5। अब 5 से 60 को काट दीजिए तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 गुणे 12 यानी 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान जो आ जाएगा वह 144 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 12 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं समानुपात की मदद से हम बहुत ही आसानी से पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये अनुलोम अनुपात पे आपने देखा, अब हम लोग देखते हैं प्रतिलोम अनुपात पे प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न है 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक तरफ देखिए हम लोग लिख लेते हैं आदमी, और दूसरे तरफ लिख लेते हैं वह कितने दिन में कर लेते हैं उस काम को। ठीक है, दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं दिन। तो देखिए 8 आदमी हैं और 24 दिनों में काम हो रहा है। ठीक, और इसके बाद देखिए है 16 आदमी, आदमियों की संख्या बढ़ गई है, और फिर पूछ रहा है कि 16 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों
आदमियों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, तो उस काम को जब आदमियों की संख्या ज्यादा रहेगी तो वह काम जल्दी कर लेंगे। यह तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी काम को जल्दी किया जा सकता है, कम समय में किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है, प्रतिलोम अनुपात है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, तो एक तरफ जैसे आपने बाएं तरफ हम लोग तीर लगाते हैं और डायरेक्शन हमने ये दे दिया, तो दूसरे तीर का जो डायरेक्शन है, दूसरे एरो का जो डायरेक्शन है वह हम बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है। तो अब देखिए किस प्रकार इसको लिखेंगे, इसे हम लोग लिख लेंगे 8/16 बराबर, अब यहाँ पे जिस तरफ से तीर गया है उसी तरफ से लिखना चालू करेंगे। देखिए x/24 इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक। मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम में किसी एक तीर की डायरेक्शन हम लोग बदल देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी और इसके वजह से देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो अनुपात हमने लिखा है इसी तीर को देख के लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट 60/x कर दिया था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x/24 कर रहे हैं, ठीक है। तो यह आप लोग दोस्तों प्रतिलोम अनुपात में ध्यान रखिएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यह देखिएगा कि अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों सरल करने की विधि वही है, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/24 बराबर x/16, ठीक। अब इसे दोस्तों x बराबर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8/24/16 हो जाएगा, 8/24 और भाग में हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब 16 देखिए 8 दूनी 16 होता है और 2 से काट देंगे 24 को तो 12 बार में कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी मिल जाएगी, 12, यानी कि 16 आदमी उसी काम को 12 दिन में करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि समानुपात के मदद से हम लोग प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर पा रहे हैं। और ध्यान आपको एक ही चीज का देना है, अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। अब देखिए और प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखिए यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपए है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक तरफ कपड़ा और दूसरे तरफ मूल्य, ठीक है। अब देखिए कपड़ा है 80 मीटर पहले और मूल्य कितना लग रहा है 640 रुपए, ठीक। फिर कपड़ा देखिए 17 मीटर और मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो x हम मान लेते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि 80 मीटर कपड़ा खरीदने पे आपको 640 रुपए देना पड़ रहा है, तो 17 मीटर यानी कि 80 मीटर से कम कपड़ा अगर आपको खरीदना है तो दाम भी आपको कम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों पहली राशि जो है वह घट रही है, अगर कपड़े का मीटर कितना कपड़ा आप ले रहे हैं वह घट रहा है तो कपड़े का दाम भी घट रहा है, मतलब कि दोनों राशियां एक समान चल रही हैं, दोनों साथ साथ घट रही हैं, यानी कि अनुलोम अनुपात है यहाँ पे, ठीक है। तो अनुलोम अनुपात है तो तीर देखिए यहाँ बाईं तरफ इस तरीके से आप लगा देंगे तो दूसरा भी इसी तरीके से लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, समान दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसे कितना लिख सकते हैं 80/17 और बराबर 640/x। अब x का गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 80 गुणे x बराबर हो जाएगा 640 गुणे 17। अब इसे सरल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 640 गुणे 17/80। अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और 8 8 64 होता है, तो ये हो जाएगा 8, फिर x का मान कितना आ जाएगा 8 गुणे 17। अब गुणा कर दीजिए, 8 7 56 होता है, 56 के 6 और 5 और 8 के नम 8 धन 5 13, यानी कि 136 रुपए आ जाएगा दोस्तों 17 मीटर कपड़े का दाम। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 17 मीटर कपड़े का दाम आप बहुत ही आसानी से समानुपात के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अनुपात कौन सा है, अनुलोम है या प्रतिलोम है, ठीक। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। देखिए सेना के पास 450 सैनिक के लिए 16 सप्ताह का भोजन था,
6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, अब वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। अब यहाँ दोस्तों प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखिए प्रश्न को ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। सेना के पास 450 सैनिक के लिए 16 सप्ताह का भोजन था और 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, अब वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में आप समझने का प्रयास करिए कि 450 सैनिक के लिए 16 सप्ताह का पूरा भोजन था। ठीक है, ये इतना भोजन था कि 450 सैनिक 16 सप्ताह तक आराम से खाते। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, 6 सप्ताह बाद क्या होता है कि 50 सैनिक और आ जाते हैं। ठीक है, 50 सैनिक और आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल सैनिक कितने हो जाएंगे, 450 धन 50 यानी कि 500 सैनिक यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यह जब 500 सैनिक हो जाएंगे तब भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कितना भोजन बचा हुआ है यह हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह तक का भोजन था। ठीक है, जिसमें से 6 सप्ताह बीत चुके हैं। ठीक है, 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था जिसमें से 6 सप्ताह बीत चुके हैं, मतलब कि 450 सैनिकों के लिए 10 सप्ताह का भोजन अभी भी बचा हुआ है। 450 सैनिकों के लिए 10 सप्ताह का भोजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक, तो अब इसी के थ्रू दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं सैनिक और दूसरी तरफ लिखेंगे भोजन। तो देखिए अभी क्या है, अभी हमारे पास 450 सैनिक हैं और भोजन कितना बचा हुआ है, 10 सप्ताह का। ठीक, अब 50 सैनिक और आ गए हैं, मतलब कि 500 सैनिक हो गए हैं और भोजन कितने सप्ताह चलेगा यह हमको नहीं पता है, तो x यहाँ पे रख लेते हैं, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचिए अनुपात कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 450 सैनिकों के लिए 10 सप्ताह का भोजन है और 50 सैनिक और आ गए हैं, तो भोजन कितने सप्ताह चलेगा यही हमको निकालना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या सोचना है, अनुलोम अनुपात है कि प्रतिलोम अनुपात। अब देखिए 450 लोग के लिए पर्याप्त भोजन था 10 सप्ताह का। ठीक, अब लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, सैनिकों की संख्या बढ़ गई है तो भोजन कम दिन चलेगा ना। यह बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, जब सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा, वह घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक राशि देखिए बढ़ रही है और दूसरी राशि घट रही है, तो यहाँ पे अनुपात कैसा होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक, तो तीर यहाँ इस प्रकार आप लगा दीजिए। ठीक, बाएं तरफ यहाँ पे इस प्रकार तीर हमने लगा दिया और इसके दूसरे डायरेक्शन में हम लोग तीर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है। इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 450 बटे 500 और इसको बराबर हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए अब तीर की दिशा आप देखिए, इसे हम लोग 10 बटे x नहीं लिखेंगे क्योंकि तीर की दिशा इस तरफ है, तो हम लोग इसको x बटे 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग दोस्तों कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग सरल करेंगे उसी प्रकार तिर्यक गुणा करके, तो ये हो जाएगा 450 गुणे 10 बराबर 500 गुणे x। ठीक, अब इसको दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x बराबर केवल हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 450 गुणे 10 बटे 500। ठीक, अब देखिए 2 शून्य ऊपर आपको दिख रहे हैं, 2 शून्य नीचे, तो इनको काट दीजिए और 5 से 45 को आप काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी और यह 9 क्या है, सप्ताह है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सप्ताह गिन रहे थे कि कितने सप्ताह तक भोजन चलेगा जब सैनिकों की संख्या 500 हो जाएगी या 50 सैनिक और आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भोजन 10 सप्ताह तक चलने वाला था वह भोजन अब 9 ही सप्ताह तक चलेगा। ठीक, अब दोस्तों अगला प्रश्न है 90 को 4:5 के अनुपात में विभाजित करो। अब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए 90 को 4:5 में हमको बांटना है। ठीक है,
तो सीधे सीधे मान लेते हैं हम लोग कि पहली संख्या जो होगी वह इसी अनुपात के रूप में मान लेते हैं 4x होगी। दो संख्याओं में विभाजित करना है, ठीक है। तो जो संख्याएं जिसमें विभाजित होगा 90 वह 4x होगा और 5x होगा, ठीक। तो अब हमें संख्याएं पता चल गई जिनमें यह विभाजित होगा। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्याओं का योग जो हो जाएगा वह इसके 90 के बराबर होगा, ठीक। तो 4x धन 5x बराबर इसी 90 को ही तो बांट के हम लोग संख्या बना रहे हैं। तो ये जो संख्याएं हैं इनका योग तो 90 के बराबर होगा ही, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो 4x धन 5x बराबर 90 हो जाएगा, यानी कि 9x बराबर 90 हो जाएगा। और x बराबर लिख सकते हैं 90/9। 9 से 90 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो पहली संख्या जो हो जाएगी 4x यानी कि 4 गुणे 10 40, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी 5 गुणे 10 यानी कि 50, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से कुछ भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया हो कि कोई संख्या दी रही हो और उसको आपको अनुपात में बांटना हो। अब संख्या की जगह दोस्तों आपको रस्सी की लंबाई दे सकता है और बहुत सारी चीजें इसी प्रकार से दे सकता है कि इतने लीटर पानी है, इसको इतने इतने अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। जिस अनुपात में विभाजित करने को कहेगा उसी अनुपात में आपको इस प्रकार मान लेना है और आप फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक थैली में 1 रुपए 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 24 रुपए 75 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि एक थैली है जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, ठीक, और 25 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। ये 3 प्रकार के सिक्के एक थैली में हैं और किस अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में है। मतलब कि उस थैली में अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो फिर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं। यही अनुपात है। अब इसी अनुपात में दोस्तों आगे बहुत सारे सिक्के हो सकते हैं और यही हमसे पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है और हमसे टोटल कितने रुपए हैं यह दिया गया है, कितने पैसे हैं कितने रुपए हैं यह हमको दिया गया है। 24 रुपए 75 पैसे हैं, ठीक है। तो हमें सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया है और हमसे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो अब इसे कैसे हल करेंगे यह हम लोग देखते हैं। देखिए 1 रुपए का जो अनुपात है, अब एक पहले तो अनुपात में आपने यही सीखा है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जितनी भी जिनका भी अनुपात हम ले रहे हैं, जो भी राशियां हमको दी गई हैं उनका मात्रक हम समान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रुपए है उसको हम पैसा पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि यहाँ पे 100 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो 100 पैसे का सिक्का है, इसको हम पैसे में बना लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1 रुपए का एक ही सिक्का है तो कितने पैसे होंगे? अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितने पैसे होंगे थैले में? तो 100 गुणे 1 यानी कि 100 पैसे होंगे। 100 पैसे इसका कंट्रीब्यूट होगा। अब 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 25 पैसे गुणे 2 यानी कि 50 पैसे ये हो जाएगा, ठीक। और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं यानी कि 5 गुणे 3 यानी कि 15 यह हो जाएगा, ठीक। यह तो सिक्कों का अनुपात था। 1:2:3 के अनुपात में सिक्के थे। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जो कुल राशि दी गई है वह रुपयों की राशि दी गई है, सिक्कों की संख्या नहीं दी गई है, हमें रुपए दिए गए हैं। तो हमें रुपयों में क्या अनुपात है यह देखना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 100:50:15 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये कितने पैसे हैं इसका अनुपात हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह जो है यह
सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है, ठीक है। यह जो दिया गया है 1:2:3 और यह जो अनुपात हम निकाल रहे हैं यह पैसों का अनुपात है, ठीक है, पैसों का अनुपात है, ठीक। अब दोस्तों सब कुछ हम पैसे में कर रहे हैं तो जो हमें कुल राशि दी गई है उसको भी हम पैसे में कर लेते हैं। तो देखिए कुल राशि है 24 रुपए 75 पैसे। तो 24 रुपए कितने हो जाएंगे, 2400 पैसे हो जाएंगे और धन 75 पैसे, यानी कि कुल राशि कितनी हो जाएगी 2475 पैसे। यह कुल राशि हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सीखा था अनुपात पिछली वीडियो में। जो भी अनुपात हमको दिया रहता है उसको हम x मान लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 100x और धन 50x और धन 15x, और यह किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, पैसों का अनुपात जो कुल पैसे दिए गए हैं उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2475 पैसों के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 165x 100x धन 50x धन 15x हो जाएगा 165x और 2475 पैसे यहाँ पे हैं। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2475 बटे 165, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर नीचे देखिए दोनों ही 5 से कट रहे हैं, जैसा कि लास्ट में 5 आ रहा है दोनों ही संख्याओं के, तो 5 से काटिए। तो नीचे काटेंगे, देखिए 5 यहाँ 15 होता है तो 3 बार कटेगा और एक शेष रह जाएगा, फिर एक और 5 यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 15, फिर 3 बार चला जाएगा, यह पूरा कट जाएगा। ऊपर देखिए 5 से काटिए तो 5 चौके 20 होता है, 4 बार कटेगा, 4 बच जाएगा और 5 नवा 45 होता है तो यहाँ आ जाएगा 9 और फिर बच जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 25 और 5 बचे 25, तो 5 बार और चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर आ गया 495, नीचे 33। अब नीचे 33 देख के आपको क्या लग रहा है 11 से यह कट रहा होगा, ठीक है। तो 3 बार में काट दीजिए, 3 बार जाएगा। ऊपर देखिए काटेंगे तो 4 बार 44 और 5 बच गया और ये 5 55, 5 बार में चला जाएगा 11 से 55 कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर देखिए 45 बटे 3 बच रहा है, फिर 3 से 45 को काट देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो दोस्तों हमें मिल गई वह मिल गई 15, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू हमें 15 मिल गई है, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए जो अलग अलग सिक्के जो अनुपात है पैसों का वह हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 100x, यहाँ पे 100x था तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 15, यानी कि 1500 पैसे। और इसी प्रकार से 50x कितना हो जाएगा दोस्तों, 50x हो जाएगा 50 गुणे 15, 15 पच्चे 75 और ये हो जाएगा 750 पैसे। और इसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे 15x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा 15 गुणे 15, यानी कि 225 पैसे, ठीक है। अब ये दोस्तों पैसे हमारे निकल गए, लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। जो 1 रुपए 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं इनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के जो हैं वह 1500 पैसे जोड़ रहे हैं, 1500 पैसे जोड़ रहे हैं, मतलब कि 1500 पैसे में कितने 1 रुपए के सिक्के होंगे। 1 रुपए के सिक्के में 100 पैसे होते हैं तो 100 से हम भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 15 सिक्के, ठीक है। 15 सिक्के दोस्तों हमें 1 रुपए के सिक्के मिल गए। इसके बाद देखिए 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितना जोड़ रहे हैं 750, 750 पैसे जोड़ रहे हैं। तो 750 पैसे हो रहे हैं 25-25 पैसे के सिक्कों को मिला करके। तो 25 से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सिक्के हैं इसके। तो 25 से भाग देंगे तो देखिए 3 और ये 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 सिक्के, ठीक। अब इसी प्रकार से दोस्तों 225 पैसे हो रहे हैं 5-5 पैसे के सिक्कों से। 5-5 पैसे के जितने सिक्के हैं उनको अगर हम जोड़े हैं तो हमको 225 पैसे मिला है। तो 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 4 और 5 45 सिक्के। तो यहाँ पे दोस्तों हमें मिल गए 1 रुपए के 15 सिक्के, 25 पैसे के 30 सिक्के और 5 पैसे के 45 सिक्के। तो यही दोस्तों इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। सबसे पहले दोस्तों एक थैले में हमें
सिक्कों का अनुपात दिया था और कुल राशि कितनी है थैले में यह दिया था। तो जो अनुपात दोस्तों हमको दिया था उससे हमने यह निकाला कि उस अनुपात को अगर हम लेकर के चलते हैं तो सिक्के से कितना पैसा कंट्रीब्यूट होगा, कितना पैसा जोड़ सकते हैं। तो 1 रुपए का एक सिक्का अगर जा रहा था तो 100 पैसे जा रहे थे और 25 पैसे का अनुपात के हिसाब से देखिए 2 के अनुपात में जा रहा था। अगर 1 रुपए का एक सिक्का जा रहा था तो 25 पैसे का 2 सिक्का जा रहा था, तो इसीलिए यह 50 पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था और 5 पैसे का 3 सिक्का जा रहा था तो यह 15 पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पैसों का अनुपात निकाल लिया। ठीक, अब पैसों का अनुपात हमें पता चल गया है तो जो कुल पैसे हमको दिए गए हैं, ठीक है, उसके बराबर हम लोग दिखा सकते हैं x से मल्टीप्लाई करके। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे x की वैल्यू आने के बाद दोस्तों हमें पता चल गया कि एक तरीके का सिक्का जो है वह कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितना पैसा कंट्रीब्यूट जब कर रहा है हमें यह पता चल गया तो हम उस सिक्के की संख्या हमने निकाल ली। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपने पूरा समानुपात पढ़ लिया और जितने तरीके के प्रश्न दोस्तों अनुपात और समानुपात से बन सकते थे सभी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं और कुछ प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए लिखे हैं जो आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे उन प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही अगर आपको और विषय भी इस तरीके से पढ़ने हैं तो ऊपर आई बटन में आपको सभी विषयों के लिंक मिल जाएंगे। गणित विषय के भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और गणित विषय की भी बाकी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। सभी विषयों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। किसी भी विषय के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो उस विषय की सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जो विषय आपको पढ़ना है दोस्तों उस विषय के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर लीजिए, लिंक दिया रहेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो उस विषय के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इसको आप लोग को सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और नंबर के साथ पहले का उत्तर जो आपका आएगा वो आपको कमेंट करना है, दूसरे का उत्तर जो आएगा वो कमेंट करना है। इसी प्रकार तीसरे चौथे पांचवें प्रश्न का सभी का उत्तर आपको सॉल्व करके कमेंट करना है आप सभी लोगों को। यस, आप दोस्तों प्रश्न मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करें और खुद से देखें कि आपको यह प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे दोस्तों मैं कितने भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप खुद से करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर मुझे बताइए और लास्ट में मैं सही उत्तर आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रश्न है, राम एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो वह पूरा काम समाप्त करेगा 9 दिन में, 40 दिन में, 5/4 दिन में या 4/5 दिन में। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है, 7 किलोग्राम तेल का मूल्य 6 रुपए 30 पैसे है तो 22 रुपए 50 पैसे में कितना तेल खरीदा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा है, एक मैदान की सफाई करने में 10 आदमियों को 6 दिन लगते हैं, ज्ञात कीजिए उसी मैदान को साफ करने में 4 आदमी कितना दिन लेंगे। अब चौथा प्रश्न है, 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 2 सही 1/3 अनुपाते 3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 210 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं इस प्रकार के, तो बहुत ही आसानी से आप चाहें तो इन पांचों प्रश्नों को कर सकते हैं और आपको करना ही है। आप सभी करके मुझे कमेंट करके इन सभी का उत्तर बताइएगा। अब दोस्तों यह वीडियो जितना आपके लिए यूजफुल हुई है इतनी ही यूजफुल सभी प्रशिक्षु भाइयों बहनों के लिए है, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी को इसी प्रकार से हेल्प मिल पाए
और सभी थर्ड सेमेस्टर मैथ को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ पाएं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं और प्रश्नों को हल कर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो यहाँ पे मैंने नोट्स, क्वेश्चंस आपको दिए हैं, सभी चीजें, ये पूरा पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करिएगा या लिंक मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम का, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जाकर के आपको बस नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लेना होगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ, सभी क्लासेस, सभी सूचनाएं आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, सभी क्लासेस अगर आपको करना है। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।